Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article we have to discuss about is tax cut जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है. देन हम गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन के बारे में समझेंगे, दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी. फिर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिसाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, अगेन पॉलिटी से रिलेटेड है. एंड लास्ट में हम बात करेंगे 4 नई रामसर साइट्स की. तो आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझते हैं. देखिए, रिसेंटली यूनियन बजट पेश किया गया और उस बजट में एक मेजर डिसीजन लिया गया कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो एक्सेसिव टैक्सेस की आ रही थी. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई 7 लाख तक आपको टैक्स रिबेट मिलते थे, उसको इंक्रीज करके कर दिया 12 लाख रुपए. लेकिन अगर आपकी 12 लाख से 1 रुपया भी ऊपर हो जाती है इनकम, तो उस केस में आपको कुछ स्लैब्स दिए हुए हैं, उस स्लैब्स के अकॉर्डिंगली यहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा. अब ये आपका डायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट है और डायरेक्ट टैक्सेस आपकी गवर्नमेंट के रेवेन्यू का 50% कंट्रीब्यूट करते हैं, मोर देन 50%. अब इसमें अगर देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्सेस का एक हिस्सा होता है पर्सनल इनकम टैक्स. अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट का पर्सनल इनकम टैक्स का जो शेयर है वो रिड्यूस होगा. ये ऑलमोस्ट 1/5 के आसपास कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट की अर्निंग में, खासकर डायरेक्ट टैक्सेस से. अब इसमें आपको डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 8% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है, बिकॉज आपने यहां पर टैक्स रिबेट दी है, जिससे गवर्नमेंट को लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान होने वाला है. तो कहते हैं 1 लाख करोड़ रुपया आपके पास कम आएगा, तो इससे आपके जो फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन के टारगेट्स हैं, मे बी पॉसिबिलिटी आप उन टारगेट्स को भी अचीव ना कर पाए. एंड इससे कहीं ना कहीं जो आपकी इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन चल रहा है, शायद वो भी इंक्रीज हो सकता है. तो इन सभी पर्सपेक्टिव को हमें समझना होगा. देखो, सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो हम लेके चलते हैं. गवर्नमेंट यहां पर हायर टैक्स बायोंसी के ऊपर फोकस कर रहा है, जहां पर आप ये कह रहे हैं कि भाई देखो, आने वाले अप्रैल में लोगों का अप्रेजल होगा एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जो हायर टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे, जिनकी सैलरी 12 लाख से ऊपर होगी. तो उस केस में हमारा जो टैक्स है वो इंक्रीज होगा. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से 12 लाख रुपए तक लोगों को टैक्स नहीं देना एंड मेरी इफेक्टिव सैलरी के बाद जो भी मेरे इन हैंड आ रही है 12 लाख, इसमें मेरे पास लगभग 1 लाख रुपया या इससे ज्यादा थोड़ा सरप्लस आ गया. अब इससे हो सकता है लोग चीजों को कंज्यूम करें. मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो नया टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर खरीदे, कुछ लोग गाड़ियां खरीदे, कुछ लोग घर खरीदे. तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इनका इंक्रीज होगा, तो इससे कंजम्पशन आपकी इंक्रीज होगी. या माइट बी अ पॉसिबिलिटी लोग सेविंग्स के ऊपर फोकस करें या इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करें, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी. ग्रोथ इंक्रीज होगी तो टैक्स रेवेन्यू ऑटोमेटिकली डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का इंक्रीज हो जाएगा. बट यहां पर आपको एक बात यह भी समझनी होगी कि 1 लाख करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट के पास कम आएंगे, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग के ऊपर कटौती करनी पड़ेगी. अगर इन केस ये जो गवर्नमेंट का ऑप्टिमिस्टिक प्लान है ये फेल हो जाता है, तो अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रिड्यूस होगी तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी देखने को मिलेगा. एंड इवन जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट का जो आपका एक्ट है, इसके अंडर जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि अपना फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे, वो फिस्कल डेफिसिट हो सकता है आपका इंक्रीज कर जाए. इससे ओवरऑल गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स हैं उनकी रेटिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है. क्योंकि जब भी अगर कोई पर्सन उधार में है, तो कहीं ना कहीं उसको लोग ज्यादा पैसा नहीं देते हैं. तो यहां पे ये चीज आपके लिए प्रॉब्लम आएगी. जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं आपको. मान लीजिए ये पर्सन राजू है, इसके ऊपर पहले ही 1 करोड़ रुपए का कर्जा है और ये आपको आके कहे कि भाई मुझे 10 लाख रुपए और दे दो. अब आपको पता है कि राजू ये 1 करोड़ रुपया ही ढंग से पे नहीं कर पा रहा है, तो आप इसे एडिशनल 10 लाख रुपए थोड़ी देंगे. तो वो बात आ जाएगी. फिर यहां पर एक बात यह भी आती है कि ठीक है, अगर कटिंग हुई, आपको फिर भी बजटरी मैनेजमेंट के लिए जाना पड़ा, तो उस केस में जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है आपको उनको कट शॉर्ट करना पड़ेगा या आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर असर पड़ेगा. इससे जॉब क्रिएशंस और जो इकोनॉमी में डिमांड है उसके ऊपर असर पड़ेगा और इनइक्वालिटी इकोनॉमी के अंदर और तेजी से इंक्रीज होगी. अब यहां पर यह कहा जाता है कि भाई फिस्कल कंसोलिडेशन और फिस्कल
कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में आपको समझना होगा, एक फर्क होता है। फिस्कल कंसोलिडेशन हम यहां पर परस्यू कर रहे हैं। पहले हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था, आमदनी और खर्चे के बीच में जो डिफरेंस था, वो 4.8% के आसपास हमने रिवाइज एस्टिमेट में बताया पिछले साल रहा। अब इस साल हम कह रहे हैं कि बजटरी एस्टिमेट में कि भाई ये 4.4% के आसपास रहेगा। तो द थिंग इज, यहां पर फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करोगे। एंड उस केस में जहां इकोनॉमी पहले से ही आपकी स्लो डाउन के थ्रू जा रही है, तो आपका रिस्क है कि भाई यहां पर इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव असर पड़ सकता है, या गवर्नमेंट की एफिकेसी इस स्लो डाउन को रोकने में वो कहीं ना कहीं वो कम हो सकती है। मोर ओवर एक्सपेंडिचर कट की बात की जाए तो यहां पर ये आपका फिस्कल कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ जाएगा, क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगा कम हो जाएगा। तो अभी हमारे को ये बात समझनी होगी कि हम बहुत ज्यादा ये सोच के चल रहे हैं कि लोग कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे एंड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से हम इकोनॉमी को रिवाइव कर लेंगे। बट पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जितना हम सोच रहे हैं, माइट बी द पॉसिबिलिटी वैसा ना रहे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यूएस में एक टाइम पे ऐसा हुआ था, इन्होंने अपने कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया 35% से 21%। लोगों ने सोचा कि भाई कॉर्पोरेट अपना पैसा रिड्यूस करेगा, मतलब टैक्स जब रिड्यूस होगा तो लोगों को वेजेस में फायदा मिलेगा। कॉर्पोरेट तो इससे बेनिफिट हुए, बट यहां पर वेजेस के ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं रहा। मोर ओवर सेम चीज आपके यूके ने भी की थी, बट वहां पर भी स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई। जर्मनी ने भी की, कंज्यूमर डिमांड आपकी इंक्रीज हुई, बट ग्रोथ रेट फिर भी आपका मॉडरेट रहा। तो कहा जाता है कि भाई देखो, ये जरूरी नहीं है कि जब आप यहां पर ये सोच रहे हो कि आपने टैक्स रिबेट दिया है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि यहां पर गवर्नमेंट के रेवेन्यू में एक शॉर्टफॉल देखने को मिले, एंड जिससे फ्यूचर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के ऊपर आपको कट्स लेने पड़ेंगे, मतलब उसे कम करना पड़ेगा। लास्ट में कहा जाता है कि भाई इसमें के शेप रिकवरी आ सकती है आपकी, जहां पर कुछ सेक्टर तो आपके बहुत अच्छा परफॉर्म करें, कुछ सेक्टर आपके थोड़ा कम परफॉर्म करें। तो वो के शेप रिकवरी की वजह से इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज होगी, और जो पुअर पॉपुलेशन है वो और ज्यादा स्ट्रगल करेगी, बिकॉज वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है। तो यहां आपको समझना होगा कि हमें एक बैलेंस लेके चलना चाहिए, जहां पर फिस्कल कंसोलिडेशन को ग्रेजुअली स्लो स्लो हमें परस्यू करना चाहिए, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। एंड यहां पर हमें ज्यादा सोशल सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है, हर एक को बेनिफिट मिलता है। अब टैक्सेशन में अगर आप यहां पे मिडिल क्लास को कुछ रिलीफ दे रहे हैं, तो यहां आपको कंपनसेट करना चाहिए सुपर रिच को थोड़ा और ज्यादा टैक्स करके, या इनहेरिटेंस या वेल्थ टैक्स को इंट्रोड्यूस करके। तो वो चीज आप कर सकते हैं। एंड लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई आप सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो अपना टैक्स बेस क्या करो, इंक्रीज करो। तो यहां पर इसी चीज के बारे में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर आपको एक तरफ ये बताया जा रहा है कि भाई जो आपके सेस हैं, सरचार्ज हैं, वो किस तरह से फ्लो करते हैं, एंड दूसरी तरफ आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आपका कलेक्शन कॉस्ट उसके ऊपर इंक्रीज होती जा रही है। तो देयर इज सम पैरिटी बिटवीन देम, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जहां पर गवर्नर जो है तमिलनाडु के, वो एक बार फिर से न्यूज में है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंट टाइम में हुआ ये कि एक अपॉइंटमेंट होनी थी वाइस चांसलर की। बाय डिफॉल्ट वैसे तो गवर्नर को ये पोस्ट दी गई थी, बट यहाँ पे एक इशू क्रिएट हुआ तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, गवर्नर का, जहां पर वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के लिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि हम यहां पर वाइस चांसलर को अपॉइंट करेंगे। तो जिसकी वजह से अभी रिसेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी स्पिरिट है उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर हम बहुत जल्द जजमेंट देंगे। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि क्यों और क्या मेजर इशू हैं स्टेट और जो गवर्नर है उनके बीच में। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आप गवर्नर के अपॉइंटमेंट समझिए। देखिए, गवर्नर की अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 153 बात करें तो यहां पर कहा जाता है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। इनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, यह आर्टिकल 155 में कहा गया, और इनका टेन्योर रहेगा 5 साल का। ऑल्दो ही वर्क इन द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कि अगर प्रेसिडेंट को लगेगा
तो वो कभी भी उन्हें यहाँ से पोस्ट से हटा सकते हैं। मतलब कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। यानी आर्टिकल 156 ये कहता है कि भाई आपका ऑफिस जो है वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल विल के ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहां पर आर्टिकल 163 कहता है कि भाई गवर्नर को हर समय एड एंड एडवाइस करेंगे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम, एक्सेप्ट उन केसेस में जहां पर इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर हो। और ये डिस्क्रिशनरी पावर कहीं भी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की गई है, जिसकी वजह से अक्सर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में आपको टसल देखने को मिलते हैं। अब ऐसे ही आर्टिकल 200 के अंडर ये बात की गई है कि वैसे तो गवर्नर असेंड, विदहोल्ड, रिटर्न और रिजर्व कर सकते हैं बिल प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए। ये भी एक इशू है जिसकी वजह से आपको पॉइंट ऑफ कंटेंशन देखने को मिलता है गवर्नर एंड आपकी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। आर्टिकल 356 यहां पर रिकमेंडेशन की पावर देता है गवर्नर को प्रेसिडेंशियल रूल के लिए भी, एंड ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है आपका। अब देखिए यहां पर चैलेंजेस क्या आते हैं। जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बिल पास किया, अब इस बिल को गवर्नर विदहोल्ड कर लेते हैं। अब इसके बाद वो इसे भेज देते हैं प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए। तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है, जिससे गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसके ऊपर इंपैक्ट आता है। तो बिल जो असेंट दिए गए थे आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, वो बहुत बार डिले किए जाते हैं एंड कई बार तो बिल्स को प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर एक दूसरे के साथ टसल में आ जाते हैं। तो जैसे जगदीप धनखड़ जी जो हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी, ये फॉर्मल गवर्नर रहे हैं वेस्ट बंगाल के। इन्होंने फ्रिक्वेंटली कुछ बिल्स को वेस्ट बंगाल में डिले किया था। अब ऐसे ही अपॉइंटमेंट वाइस चांसलर की अगर बात की जाए, देखो जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जहां पर आप ये मान के चलो कि पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। अब स्टेट कहते हैं कि भाई हमारा प्राइमरी कंट्रोल होना चाहिए यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स को लेके, और इसी बात को लेके अभी केरला के गवर्नर की भी आप ये कह सकते हो कि वीसी की अपॉइंटमेंट को लेके टसल हुई थी वहां की गवर्नमेंट के साथ, और तमिलनाडु की गवर्नमेंट की भी अभी देखने को मिल रही है। मोर ओवर जो यहाँ पे पावर होती है गवर्नर के पास, पार्डनिंग पावर, उसका भी कई बार ये कहा जाता है कि भी उसमें भी डिलेज देखने को मिलते हैं। जैसे अभी एक डिले की अगर बात की जाए, राजीव गांधी असैसिनेशन केस के अंदर जो कॉन्विक्ट्स थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी बरी करने की परमिशन दे दी थी, बट स्टिल उनको बरी करने के लिए यहाँ पर गवर्नर ने उस चीज को काफी टाइम तक पेंडिंग रखा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि गवर्नर फ्रिक्वेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको लेके कई बार थोड़ा सा लाइक आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इंपैक्ट पड़ता है गवर्नेंस के ऊपर। साथ के साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ऑर्डर्स के ऊपर भी कई बार इंपैक्ट रहता है। जैसे बजटरी सेशन के टाइम पे कुछ रिजेक्शंस देखने को मिलते हैं, या कुछ स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में वहां पर गवर्नर डिले कर देते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम है। लास्ट में जैसा मैंने आपको कहा कि आर्टिकल 356 है, अब इसमें गवर्नर अपने एंड पे कोई रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट को, उस रिपोर्ट के बेसिस पे प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। तो ऐसे गवर्नर भगत सिंह जो है, इन्होंने 2019 में महाराष्ट्र के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया था, जहां पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर आपको थोड़ा प्रॉब्लम रहा। तो यहां पे आपको याद रखना है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के अकॉर्डिंगली गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट है, नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपके सीएम है, और यहां पर वेरियस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है कि भाई आपको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करना होगा। तो विदाउट उनकी एडवाइस के आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर गवर्नर की डिस्क्रिप्शन के ऊपर यह कहा गया कि गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन इज नॉट एब्सोल्यूट, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है विद इन विच दे हैव टू वर्क। इवन आर्टिकल 356 को इन्वोक करते हुए उसका मिसयूज ना हो, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर का जो रिकमेंडेशन है इसको हम वापस से क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। एंड ऐसा ही शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा था कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकते इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो यहां ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको यह समझना होगा कि एक क्लियर टाइम ऑफ एक्शन यहां पर जरूरी है, ताकि इस तरह के टसल्स ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल बिल को रिटर्न करने के लिए एक टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
पहले बहुत ज़्यादा समय ले लेते थे, अब 30 दिन की एक लिमिट लगा दी है। डिस्क्रिशनरी पावर को आपको लिमिट करना होगा, चाहे अपॉइंटमेंट हो वाइस चांसलर की, चाहे यहाँ पर आर्टिकल 356 की रिपोर्ट भेजनी हो, या बिल्स को इंडेफिनिटली पेंडिंग करना हो। तो इन डिस्क्रिशनरी पावर्स को लिमिट करने की जरूरत है हमें। एंड मोर ओवर जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए यहाँ पे, ताकि जैसे एसआई बुमाई केस में कहा गया था, ताकि इस तरह के डिलेज आपके कम से कम हो। लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई आपको फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके एक कमेटी फॉर्म कर लो, उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे आप यहां पर अपॉइंटमेंट कर सकते हो वीसी की। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन प्रमोट, जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं आज के अगले आर्टिकल पे। देखो, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है फॉर्मल जजेस का और ब्यूरोक्रेट्स का। अभी रिसेंटली हुआ क्या कि एक एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसको बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से एक सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप में जो ईरान में होनी थी फेब 20 और 25 के बीच में, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी इंडियन वुमेन टीम। अब इस वजह से ये पूरा मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब यहां पर सबसे पहला जो की इशू देखने को मिला कि भाई ज्यादातर जो टॉप नॉच पोस्ट हैं वहां पर आपके या तो पॉलिटिशियंस बैठे, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फॉर्मल जजेस हैं। तो कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं एथलीट्स के वेलफेयर से ज्यादा अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस को तवज्जो देते हैं। दूसरी चीज, नेशनल स्पोर्ट्स कोड जो 2011 में लाया गया था, उसमें कहा गया था कि भाई खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को आप इन्वॉल्व करें इन कमिटीज के अंदर। बट हुआ ये है कि यहां पर प्रोफेशनल और स्पोर्ट्स पर्सन का जो पार्टिसिपेशन है बहुत मिनिमम है। एंड आपको ना ही एज और टेन्योर जो वहां पर रिस्ट्रिक्ट किए गए थे उसको फॉलो करते हुए दिखते हैं ये नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी। लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई देखो, आपके पास बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं है। क्यों? जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है या अदर इंटरनेशनल बॉडीज हैं, ये हमेशा ये कहते हैं कि भाई आपके यहाँ पर इन फेडरेशंस के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, और कई बार हमारी जो एजेंसीज है इनको बैन कर दिया जाता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिलता है कि भाई ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे जो स्पोर्ट्स सेक्टर की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर असर पड़ता है। करप्शन और मिसमैनेजमेंट के भी कई बार आरोप लगते हैं। जैसे रेसलिंग फेडरेशन के जो चीफ थे उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस चले, ऑल्दो अभी कॉन्विक्ट नहीं हुए, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो इमेज तो खराब होती ही है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई देखो, सबसे पहले ये ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल कंट्रोल है, आप इसको खत्म करो। जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन इन बॉडीज को रन करे, इनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज आप रिस्टोर करो, इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करो। आप क्या करो, सबसे पहले तो ये वुमेन कबड्डी टीम का पार्टिसिपेशन इंश्योर करो, ये जो ईरान के अंदर जो भी आपकी यहाँ पर टूर्नामेंट होना है उसके अंदर। फिर मिसमैनेजमेंट को लेके आप इंक्वायरी बिठाओ, सीबीआई लेके आओ। अगर आपको करप्ट प्रैक्टिसेस मिलती हैं तो उस केस में स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए यहाँ पे। अब लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई देखो, कुछ चीजें हैं, कुछ प्रोविजंस है जिसको हमें यहाँ पे समझना होगा। जैसे स्पोर्ट्स एक स्टेट सब्जेक्ट है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करते हैं बाय अपनी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के थ्रू। अब जैसे नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 में लेके आए थे, तो उसमें एज लिमिट 70 साल की थी, ऑफिस बेयर का टेन्योर 12 साल का था। एंड यहाँ पर इन्होंने रूल्स को डिफाइन किया था कि किस तरह से नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्क करेगी। एंड एक बात कही थी कि भी 25% रिप्रेजेंटेशन स्पोर्ट्स पर्सन का होना चाहिए। तो इनको ढंग से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जैसे कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स गवर्नेंस को लेके अपनी जजमेंट दी है। जैसे बीसीसीआई का एक केस आया था, जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें कहा गया कि भाई ये जो बीसीसीआई है स्टेट नहीं है आर्टिकल 12 के अंदर। तो यहाँ पर बस इन्हें ये इंश्योर करना होगा कि फेयरली और ट्रांसपेरेंटली ये अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को प्रोवाइड करें। इन एडिशन टू दिस, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लेके यहाँ पर 2014 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की अपॉइंटमेंट यहाँ पर रोकने की बात की थी, रिजेक्ट करने की बात की थी। लास्ट में लोधा कमेटी ने एक एज कैप लगाया था 70 साल का, कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में बात की थी, 1 पर्सन 1 पोजीशन या 1 पोस्ट की बात की थी।
तो हमें उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे ठीक से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इंकरेज कर सकेंगे स्पोर्ट्स के अंदर लाइक प्राइवेट और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पार्टिसिपेशन, एथलीट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बिल्ड कर पाएंगे। हम कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक और लीगल एक्शन के थ्रू यहाँ पर जो भी अभी प्रॉब्लम चल रही है इस कबड्डी लीग को लेके, तो उसको हम कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है इसके फेलियर को हमें रोकने की जरूरत है यहाँ पे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। अब रिसेंटली 2 बर्ड सेंचुरीज तमिलनाडु की, इनको रामसर टैग मिला है, ये आर्टिकल आया था, इसके ऊपर आज की हमारी डिस्कशन है। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है सकर कोटई बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु के रमनथमपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसको हमने अभी रामसर साइट के तौर पे रिकॉग्नाइज किए। ये इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ब्रीडिंग ग्राउंड है बहुत सारे स्पीशीज के लिए, जैसे स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स, आपके ग्रे हेरॉन्स, ब्लैक काइट्स। इसके अलावा थरथंगल बर्ड सेंचुरी, थरथंगल अगेन ये रमनथनपुरम जो है डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का, वहां पर ही लोकेटेड है। एंड ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है और बहुत सारे वाटर बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग एरिया है। लास्ट में हम बात करेंगे खीचोपलरी की, जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। ये एक्चुअल में आपकी वेस्ट सिक्किम में लोकेटेड एक बुद्धिस्ट और हिंदुइज्म की साइट है। यहां पर ये कहा जाता है कि भाई ये लेक है, इसमें कोई सिक्का डाले तो उसकी विश पूरी हो जाती है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। उद्धव लेक बर्ड सेंचुरी झारखंड में लोकेटेड है। अगेन ये आपके फ्लड प्लेन्स पे लोकेटेड है, गंगा के इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। मोर देन 83 आपको बर्ड स्पीशीज यहां पर देखने को मिलती है, खासकर नियर थ्रेटन ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क। तो ये चीजें आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर से दबाना।